बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय अध्याय 5 जो कि प्रारंभिक आकारों को समझना है, इसकी प्रश्नावली 5.4 करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्न 1 से शुरुआत। निम्न के क्या माप हैं? एक समकोण, एक ऋजु कोण। तो बच्चों, ये हम भली भांति जानते हैं कि एक समकोण का मतलब 90 अंश होता है। तो बच्चों, एक समकोण को हम 90 अंश लिखेंगे। एक ऋजु कोण, बच्चों एक ऋजु कोण का मतलब 2 समकोण होता है और एक समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो एक ऋजु कोण का मतलब 90 डिग्री धन 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एक ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री होता है। तो एक समकोण की माप 90 डिग्री होगी, एक ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होगी। प्रश्न 2 करते हैं। बताइए सत्य या असत्य। भाग ए, एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि न्यून कोण की माप एक समकोण से कम होती है और एक समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। न्यून कोण की माप समकोण से कम होती है। तो यह कथन सत्य है। भाग बी, एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री से कम है। तो बच्चों, 90 डिग्री से कम माप तो न्यून कोण की होती है और यहाँ पर कहा गया कथन एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री से कम है, यह कथन असत्य है। भाग सी, एक प्रतिवर्ती कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा है। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती कोण की माप 2 समकोण से ज्यादा होती है और संपूर्ण कोण से कम होती है। 2 समकोण का मतलब 180 अंश होता है और संपूर्ण कोण का मतलब 360 डिग्री होता है। तो प्रतिवर्ती कोण की माप हमेशा 180 अंश से ज्यादा होती है और 360 अंश से कम होती है। तो कथन सत्य है। भाग डी, एक संपूर्ण घूर्णन की माप 360 अंश है। तो बच्चों, संपूर्ण घूर्णन का मतलब यह होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि पूर्व की दिशा में खड़े हुए हैं, हमारा मुख पूर्व की ओर है और हम एक पूरा घूर्णन कर लेते हैं वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में, तो हम उसी दिशा में वापस आ जाते हैं। तो यह उसी दिशा में वापस आना, तो हम कहते हैं कि हमने 360 अंश से घूर्णन कर लिया। तो एक संपूर्ण घूर्णन की माप 360 अंश है, यह कथन सत्य है। भाग ई, यदि कोण ए बराबर 53 डिग्री है और कोण बी बराबर 35 डिग्री या 35 अंश है, डिग्री को बच्चों अंश कहते हैं, तो कोण ए बड़ा कोण बी है। बच्चों, हम जानते हैं कि संख्या 53 बड़ी होती है संख्या 35 से। तो 53 अंश 35 अंश से बड़ा हुआ और 53 अंश कोण ए की माप है और 35 अंश कोण बी की माप है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कोण ए बड़ा होगा कोण बी से। तो कथन सत्य है। प्रश्न 3, निम्न के माप लिखिए। भाग ए, कुछ न्यून कोण। बच्चों, हम जानते हैं न्यून कोण एक समकोण से कम होता है। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री से होता है। तो हमें 2 उदाहरण यहाँ पर देने हैं न्यून कोण के। तो हम 90 अंश से कम संख्या यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि हम 45 अंश लिख सकते हैं। 45 90 से कम होता है तो 45 अंश का कोण न्यून कोण होगा। इसी तरह से हम दूसरा कोण 60 अंश का ले सकते हैं, क्योंकि 60 अंश 90 अंश से छोटा है। तो 45 अंश और 60 अंश, ये 2 उदाहरण होंगे न्यून कोण के। भाग बी में पूछा गया है कुछ अधिक कोण। अधिक कोण बच्चों समकोण से बड़ा होता है, ऋजु कोण से कम होता है। समकोण से बड़ा का मतलब 90 अंश से बड़ा।
जैसे कि 120 अंश 120 अंश 90 अंश से बड़ा है तो 120 अंश अधिक कोण हुआ। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं 150 अंश 150 अंश 90 अंश से बड़ा है तो ये दोनों कोण 120 अंश और 150 अंश, ये दो अधिक कोण के उदाहरण हुए। प्रश्न 4, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। बच्चों भाग ए करते हैं। पहले भाग ए में हमने ये कोण देख रहे हैं, ये 90 डिग्री से कम है, इसको हमने मापना है। यहाँ पर हम देखिएगा इस कोण के शीर्ष का एक नाम रख देते हैं, ए रख देते हैं, बिंदु ए, और ये किरण, इन दोनों किरण के नाम हम ए बी और ए सी रख देते हैं। तो बच्चों हम किस तरह से चांदे से मापेंगे ये हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हम चांदे की एक रफ आकृति बना लेते हैं समझने के लिए। बच्चों चांदे पर 2 स्केल होते हैं और 2 किनारे होते हैं। इन किनारों के अनुदिश, ये किनारे सीधा किनारा और वक्रीय किनारा होता है, ये आपका सीधा किनारा होता है और ये वक्रीय किनारा होता है। सीधे किनारे के बीचों बीच बिंदु होता है, वक्रीय किनारे पर चिन्ह बने रहते हैं और वक्रीय किनारे पर स्केल होते हैं, 2 स्केल होते हैं, बीचों बीच 90 अंश होता है और एक स्केल दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर 0 से 180 तक होता है और यही स्केल ऊपरी किनारे पर 180 से शुरू होके 0 पर खत्म होता है। अब बच्चों हमने चांदे को इस प्रकार से रखना है कि इसके सीधे किनारे का मध्य बिंदु, इसको हम अंकित कर देते हैं M से। तो चांदे का सीधे किनारे का मध्य बिंदु M मापे जाने वाले कोण के शीर्ष से मिल जाए, इस तरह से हमने चांदे को रखना है। और चांदे को हमने इस तरह से समायोजित करना है कि किरण AC इस सीधे किनारे के, चांदे के सीधे किनारे के अनुदिश रहे। तो हमने बिंदु M को, चांदे के बिंदु M को बिंदु A से मिलान करना है और चांदे का सीधा किनारा AC रेखा के अनुदिश रहे। अब चांदे के वक्रीय किनारे पर 2 स्केल हैं, हमने वह स्केल पढ़ना है जिससे किरण AC चिन्ह 0 से मिल रही हो। अब हम देखेंगे कि वक्रीय किनारे पर किरण AB, वक्रीय किनारे पर जो स्केल है उसके किसी चिन्ह से मिलेगी। इस चिन्ह को हम पढ़ेंगे वक्रीय किनारे पर, उस स्केल पर। अब ये हम इस चांदे को समायोजित करने से इस तरह से देख रहे हैं कि AB रेखा वक्रीय किनारे पर 40 डिग्री पर मिल रही है। तो हम कहेंगे कि कोण A या कोण BAC की माप 40 डिग्री है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो भाग A का उत्तर 40 अंश हुआ। बच्चों बिल्कुल इसी तरह से हम भाग B, C और D करेंगे। तो हमने ये समझ लिया किस तरह से हम कोण को चांदे की सहायता से मापते हैं। भाग B में कोण को मापेंगे तो ये कोण मापने से चांदे की सहायता से यह 130 अंश आता है। इसी तरह से भाग C में चांदे को समायोजित करने से, चांदे से कोण मापने से यह कोण 90 अंश आता है। भाग D में 3 कोण हमें मापने हैं। तो चांदे को हम इन कोणों को मापने के लिए प्रयोग में लाएंगे और जैसे हमने भाग A में किया था इसी तरह से इन कोणों को मापने से यह माप, इन कोणों की माप 90 अंश, 120 अंश और 60 अंश आती है। तो भाग D का उत्तर 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश होगा। प्रश्न 5 करते हैं, किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। कोण A का माप बराबर कोण B का माप बराबर। तो यहाँ पर बच्चों 2 आकृति दी गई हैं, 2 कोण दिए गए हैं। हमें इन दोनों कोणों का पहले आकलन करना है। ये देखना है कि कौन सा
कोण बड़ा है। तो बच्चों हम इन दोनों आकृतियों में, दोनों कोणों में देख रहे हैं कि अगर हम देखें इसको किरण के हिसाब से देखें तो दूसरी आकृति में हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों किरण का फैलाव पहली आकृति के किरणों के फैलाव से ज्यादा है। तो फैलाव का मतलब कोण, यानी अगर ये दो किरण देखें हम, इन किरण का नाम दे देते हैं किरण BA और किरण BC। तो किरण BA और किरण BC का फैलाव अगर तुलना करें हम पहली कोण से, यहाँ पर किरण AX और किरण AY का फैलाव कम है दूसरे कोण के अपेक्षा, तो हम यह कह सकते हैं कि कोण B की माप ज्यादा होगी कोण A से। अब हम चांदे की सहायता से अगर इन कोणों को मापें तो हम पाते हैं कि कोण B कोण A से ज्यादा है, और कोण A अगर मापते हैं तो ये 40 डिग्री आता है, कोण B मापते हैं तो यह 65 डिग्री आता है। तो हमने ये पाया कि कोण B की माप कोण A से ज्यादा है। ये हमने आकलन भी किया और मापने से भी हमने ये सत्यापित किया कि कोण B की माप कोण A से ज्यादा है। प्रश्न 6, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 की तरह ही यह प्रश्न है। पहले हमने आकलन करना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम पहली आकृति में देखें, पहली आकृति और दूसरी आकृति की तुलना करें, कोणों की तुलना करें, तो ये जो फैलाव है किरण का, ये दूसरी आकृति में किरणों का फैलाव ज्यादा है। तो हम कहेंगे दूसरी आकृति का जो कोण है दूसरा कोण पहले कोण से ज्यादा है। तो दूसरे कोण की माप पहले कोण की माप से ज्यादा है। और इसको अगर हम मापें चांदे के द्वारा, इन कोणों को मापें, तो हम यह पाते हैं कि पहली आकृति में दोनों किरण के बीच का कोण 45 डिग्री है और दूसरी आकृति में दोनों किरणों के बीच का कोण 55 अंश है। क्योंकि 55 अंश बड़ा होता है 45 अंश से, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे कोण की माप अधिक है। तो हमारा आकलन सत्यापित भी हो गया। प्रश्न 7, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। भाग ए, वह कोण जिसका माप एक समकोण की माप से कम है। यहाँ पर हमने रिक्त स्थान भरना है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि समकोण की माप से कम वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो पहला रिक्त स्थान न्यून कोण होगा। भाग बी, वह कोण जिसका माप एक समकोण की माप से अधिक होता है। तो बच्चों एक समकोण की माप से अधिक का मतलब अधिक कोण होता है, ऐसा कोण अधिक कोण होता है। तो भाग बी में रिक्त स्थान में अधिक कोण आएगा। भाग सी, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर होता है। बच्चों एक समकोण का मतलब 90 अंश और दो समकोण का मतलब 90 धन 90 बराबर 180 अंश, और 180 अंश वाला कोण तो ऋजु कोण होता है। तो वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है ऋजु कोण होता है। तो यहाँ पर ऋजु कोण आएगा। भाग डी, यदि दो कोणों की मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण होता है। तो बच्चों इस प्रश्न को इस तरह से समझ लेते हैं कि दो कोणों की माप का योग समकोण के बराबर है। तो हमने दो कोण ए और कोण बी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यह 90 अंश आता है। तो हम मान सकते हैं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोण ए 30 डिग्री हो सकता है, कोण बी 60 डिग्री हो सकता है, क्योंकि बच्चों 30 और 60 का योग 90 होता है। तो इस तरह से हमने दो कोण लेने कि दोनों का योग 90 अंश हो। तो ऐसी स्थिति में कोण ए और कोण बी दोनों 90 अंश से कम होंगे। तो इसका मतलब दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में न्यून कोण आएगा। भाग ई, यदि दो कोणों की माप का योग ऋजु कोण की माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है
तो दूसरा कोण होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर दोनों कोणों की माप का योग ऋजु कोण के माप के बराबर है। तो कोण हम मान लेते हैं, एक कोण कोण P है, दूसरा कोण कोण Q है। इन दोनों कोणों का अगर हम योग करें तो ऋजु कोण का मतलब 180 अंश है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि इनमें से एक कोण न्यून कोण है। मान लेते हैं न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। हम कोण P को मान लेते हैं कि यह 60 डिग्री है। तो कोण Q हमने क्या लेना पड़ेगा कि यह 180 अंश हो जाए। तो 60 में हम कितना जोड़ें कि 180 आ जाए। 60 में हम 120 जोड़ेंगे। 60 में 120 जोड़ने से यह 180 आ जाता है। तो बच्चों अगर एक कोण न्यून कोण है, यानी हमने 60 डिग्री उदाहरण के तौर पर लिया हुआ है, तो दूसरा कोण जो होगा 120 अंश मतलब 90 डिग्री से बड़ा यानी अधिक कोण होगा। तो यदि दो कोणों की मापों का योग ऋजु कोण की माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण अधिक कोण होना चाहिए। तो यहाँ रिक्त स्थान में अधिक कोण आएगा। प्रश्न 8, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। बच्चों यहाँ पर 4 आकृति दी गई हैं। पहले हम पहली आकृति का कोण का आकलन कर लेते हैं और चांदे से माप लेते हैं। तो बच्चों अगर पहली आकृति के कोण का आकलन करें तो पहले तो ये हम कह सकते हैं कि यह 90 डिग्री से कम है, क्योंकि बच्चों 90 डिग्री कोण के लिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो एक दूसरे के लंबवत का मतलब इन दोनों के रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। लेकिन ये हम इन दोनों रेखाओं को देख रहे हैं कि ये लंबवत तो है नहीं, तो ये न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और ये हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री के आधा यानी 45 डिग्री से ये कोण कम है, क्योंकि ये जो किरण है ये इसके बीचों बीच हम मान सकते हैं कि नहीं है, तो ये कोण कुछ इससे कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण 45 डिग्री से कम होगा। अब हम चांदे की सहायता से अगर इसको मापें तो ये कोण हम पाते हैं कि 30 डिग्री है। तो हमारा आकलन सही था। ये कोण न्यून कोण है, 45 डिग्री से कम होना चाहिए। चांदे से मापने से यह 30 अंश आता है। इसी तरह से हम बच्चों आकलन कर सकते हैं दूसरी आकृति के कोण का। दूसरी आकृति में यह हम देख पा रहे हैं कि यह कोण 90 अंश से तो ज्यादा है, क्योंकि अगर हम इन दोनों किरणों की बात करें, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत तो है नहीं, ये कोण समकोण से ज्यादा है, 90 अंश से ज्यादा है। तो इसको हम इस तरह से आकलन कर सकते हैं कि ये कोण 120 डिग्री के आसपास होना चाहिए। बच्चों अगर हम इसको चांदे से मापें तो यह हम पाते हैं कि यह 120 अंश है। तो दूसरी आकृति के कोण दूसरे कोण का माप 120 अंश है। तीसरी आकृति को अगर हम देखें, इसके कोण का आकलन करें, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के लंबवत नहीं है, तो यह कोण न्यून कोण होगा, 90 अंश से कम होगा और ये 60 डिग्री के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये जो किरण है इस तरह से है कि यह 45 अंश से ज्यादा कोण बनाना चाहिए। इस किरण के साथ हम चांदे से मापने से, अगर इसको हम चांदे से मापें तो हम पाते हैं कि यह इस कोण का माप 60 अंश है। तो तीसरी आकृति के कोण का माप 60 अंश है। अब अगर हम अंतिम आकृति के कोण को अवलोकित करें और आकलन करें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों किरण इस तरह से हैं, एक दूसरे के लंबवत तो है नहीं, और समकोण से ये कोण ज्यादा होना चाहिए, 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए, और हम कह सकते हैं कि ये 120 से बड़ा होगा। और अगर इसको हम चांदे की सहायता से मापें तो हम पाते हैं कि यह इस कोण की माप 150 अंश है। तो चौथी आकृति में कोण का माप 150 अंश होगा। प्रश्न 9, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो पहली आकृति में
प्रातः 9 बज रहे हैं। दूसरी आकृति में दोपहर 1 बजे का समय है। तीसरी आकृति में 6:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हैं। तो पहली घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, एक समकोण होगा। दूसरी घड़ी में दोपहर के 1 बज रहे हैं और इसको अगर हम चांदे की सहायता से मापें तो हम पाएंगे कि यह कोण 30 अंश का है और यह न्यून कोण होगा। बच्चों यहाँ पर आपने यह ध्यान रखना है, इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखें आप इसके वक्रीय किनारे को, घड़ी के ये गोल गोल किनारे को अगर आप देखें, यह 5-5 मिनट के अंतराल पर यह बटा हुआ है। यानी 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का समय, 1 से 2 के बीच में फिर 5 मिनट का समय है। तो ये 5-5 मिनट करके यानी 12 भागों में यह किनारा बटा हुआ है। तो 12 और 1 या 1 और 2, 2 या 3 के बीच में जो समय अंतराल होगा वो 5 मिनट का होता है। और पूरा समय अंतराल यानी घड़ी की जो घंटे वाली सुई है, अगर ये पूरा घूर्णन ले लेती है तो 12 घंटे का अंतराल बीतता है। लेकिन ये मिनट वाली सुई अगर पूरा घूर्णन ले लेती है तो 1 घंटे का समय बीतता है। तो अगर दोनों सुइयों के बीच यानी दोनों सुइयां अगर किन्हीं 2 अंकों के बीच में हैं, ये बराबर वाले अंकों के बीच में हैं, यानी जैसे 2 और 3 के बीच में है या 3 और 4 के बीच में है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा यह 30 अंश होगा। तो हम इस तरह से इसको आकलन करने के लिए याद रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों पूरे घूर्णन का मतलब 360 अंश होगा और ये 12 बराबर भागों में विभाजित है। 360 को अगर हम 12 से विभाजित करें 30 आता है। तो 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच यानी 2 लगातार ये बराबर वाले अंकों के बीच में घड़ी की सुइयां हैं, तो इनके बीच का कोण 30 अंश होगा। जैसे पहली घड़ी में ये जो सुई, दोनों सुइयों के बीच का जो अंतर था 9 और 12 के बीच में, जैसे 9 और 10 के बीच में 30 अंश, 10 और 11 के बीच में 30 अंश, 11 और 12 के बीच में 30 अंश, तो यह कितना हुआ? 30 धन 30 धन 30, 90 अंश हुआ। और दोपहर 1 बजे का मतलब दोनों सुइयां जो होंगी, एक 12 पर होगी, एक 1 पर होगी, तो 12 और 1 के बीच का जो कोण होगा वह 30 अंश होगा। इसको चांदी की सहायता से मापने से भी हम सत्यापित करते हैं कि यह 30 अंश है। इसी तरह से तीसरी घड़ी में 6:30 बज रहे हैं और एक सुई 12 पर है और एक सुई 6 पर है और ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो यह ऋजु कोण होगा यानी 180 अंश होगा। प्रश्न 10, खोज कीजिए। दी हुई आकृति में चांदा 30 अंश दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए। क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? तो बच्चों आवर्धन शीशा क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। आवर्धन का मतलब होता है आकृति को बड़ा कर देना। अगर हम आवर्धन शीशे से किसी आकृति को देखें तो वह आकृति हमें बड़ी दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा जो दांतों के चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो जब आपके दांतों को देखते हैं तो आवर्धन शीशे का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों अगर आवर्धन शीशे को इस आकृति जो आकृति दी गई है ये पूरी आकृति हमें बड़ी दिखाई देगी। तो चित्र का आकार बड़ा होता है और आकृति के सभी भाग बड़े होते हैं उसी अनुपात में, लेकिन कोण बड़ा हो जाता है ऐसा नहीं होता। तो बच्चों आकृति को आवर्धन शीशे द्वारा देखने से केवल चित्र का आकार बड़ा होता है परंतु कोण का माप वही रहता है। प्रश्न 11, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इसमें पहले स्तंभ में कोण के नाम दिए गए हैं, दूसरे स्तंभ में हमने उनकी माप लिखनी है और तीसरे स्तंभ में हमने उनका प्रकार लिखना है। पहला कोण
कोण AOB। कोण AOB को चांदे की सहायता से मापने से यह हम पाते हैं कि 40 अंश का है। इसी तरह से कोण AOC को मापें तो हम पाते हैं कि यह 130 अंश का है। कोण BOC को मापने से हम पाते हैं कि यह 90 अंश का है। कोण DOC को मापने से हम पाते हैं कि यह 90 अंश का है। कोण DOA को मापने से हम पाते हैं कि यह 140 अंश का है। कोण DOB को मापने से हम पाते हैं कि यह 180 अंश का है। बच्चों, कोण AOB 40 अंश का है। 40 अंश का मतलब 90 अंश से कम, और 90 अंश से कम का मतलब इसको हम वर्गीकृत करेंगे न्यून कोण में। AOC 130 अंश का है। 130 अंश का मतलब 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा का मतलब अधिक कोण। कोण BOC 90 अंश का है, और बच्चों 90 अंश का मतलब समकोण। इसी तरह से कोण DOC 90 अंश का मतलब समकोण। कोण DOA 140 अंश का है। 140 अंश मतलब 90 अंश से ज्यादा, और 90 अंश से ज्यादा को हम वर्गीकृत करते हैं अधिक कोण में। कोण DOB 180 अंश, और बच्चों 180 अंश का मतलब 2 समकोण, और 2 समकोण का मतलब ऋजु कोण। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।